हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे और पढ़ाई भी सबकी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली क्लास 11th के लिए। 11th की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्लास 11th इकोनॉमिक्स में हम सबको पता है कि हमारी दो बुक्स हैं, एक है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन। देखो, पहला चैप्टर हमारा ऐसा है जो ना हमें एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं बताता, एक बार फिर से इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा दूर, इकोनॉमिक्स से थोड़ा क्लोज रहने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आसान सा एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, समझ आएगा ध्यान से। इसका काफी हद तक पार्ट हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, तो पढ़ने में थोड़ी आसानी भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, विच इज इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक्चुअल में हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं बताता, वो हमें बताता है इकोनॉमिक्स के बारे में। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कि इकोनॉमिक्स क्या था। यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ना है हमने, और ये चैप्टर हमें यही बताएगा सबसे पहले कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स क्या होता है। सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, एक बार रिकॉल कर लो इकोनॉमिक्स क्या होता है। हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था कि सर जो इकोनॉमिक्स होता है ना, वो एक स्टडी होती है। स्टडी ऑफ व्हाट? सर ये एक स्टडी होती है एक सिस्टम की। कौन सा सिस्टम? सर जिस सिस्टम के अंदर ना लोग यानी कि पीपल रहते हैं और पैसा कमाते हैं, यानी पीपल विल अर्न इन द सिस्टम एंड स्पेंड। यानी पीपल एक सिस्टम के अंदर रहते हैं और खर्चा करते हैं, क्या? सर अपनी वेल्थ एंड इनकम को। यानी लोग पैसा कमाते हैं, उसको खर्चते हैं। जब आप इस लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हो तो दैट मींस कि आप इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो। बेसिकली आप समझिए, इकोनॉमिक्स तो ना एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, यानी इकोनॉमिक्स तो एक नॉलेज है, इकोनॉमी को पढ़ने की नॉलेज है। तो इकोनॉमी को पढ़ना समझना ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमी क्या चीज होती है। तो इकोनॉमी होता है एक सिस्टम, यानी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एक सिस्टम की कर रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमी। यानी हम लोग इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर लोग किस तरीके से रह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और उसका खर्चा कर रहे हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब मैं इस सारे सिनेरियो की स्टडी करता हूं तो दैट मींस कि मैं इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक डेफिनेशन भी आती है इकोनॉमिक्स की, आप अपनी बुक्स में भी मिल जाएगी। ध्यान से सुनिए इस डेफिनेशन को। Economics is a branch of knowledge with economic activities relating to earning and spending of the wealth and income। यानी इकोनॉमिक्स एक नॉलेज है, एक नॉलेज की स्टडी कर रहे हैं हम, यानी ये हमें बताएगी कि एक देश के अंदर कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं। ऑल्सो इट स्टडीज ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग मेक चॉइसेस टू एलोकेट दी स्केयर रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। Also, it studies the how human being make choices to allocate scarce resources, having alternative use to satisfy their unlimited wants in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and society can maximize its social welfare। हम लोगों ने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स को पढ़ने का रीजन, यानी हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे थे। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का रीजन क्या था? सर स्कार्सिटी था उसको पढ़ने का रीजन। यहाँ पर बेटा वो वही बताना चाह रहे हैं कि स्कार्सिटी के होते हुए जब लोग चॉइसेस लेते हैं कि हम लोगों को क्या कंज्यूम करना है, क्या सेक्रीफाइस करना है, प्रोड्यूसर विल मेक चॉइसेस कि क्या बनाना है और क्या सेक्रीफाइस करना है। तो ये सारे जो चॉइसेस होते हैं, लोग अपनी वॉन्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, लोग अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए डिसीजन लेते हैं, और इसी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो आई होप सो आप लोगों को इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो रहा है। डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, ध्यान से पढ़िए। इकोनॉमिक्स का मीनिंग पेपर में 1 मार्क में आता है, बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्टिविटीज से रिलेटेड। बोला जाता है कि एक देश के अंदर लोग रहते हुए दो तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। सर कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जो लोगों के थ्रू की जाती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं जिसको, और एक होती है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये काम आप लोगों ने शायद बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पढ़ा है कि हमारे पास दो तरीके की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइए पढ़ते हैं पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, यानी कि सर जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मेकिंग इनका ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट के लिए की जाती है।
ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, चलो ये तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वैसे देखो आपके स्कूल्स में आप लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं, आप लोगों के पेरेंट्स बाहर जाते हैं काम करने पैसे के लिए, यानी स्कूल में टीचर्स, आप लोगों के पेरेंट्स, जो भी एक्टिविटी, जो भी पर्सन पैसा कमाने के लिए कर रहा है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव हुआ पैसा कमाना, यानी टू अर्न अ लिविंग। इसको करोगे तो पैसा आएगा जिससे आपकी जिंदगी चलेगी। अच्छा सर, इसको ना कुछ पार्ट्स में बांटा जाता है। मेजरली बुक्स में 3 तरीके की एक्टिविटीज गिवन है आपको। पहली एक्टिविटी है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद है हमारे पास कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरीके की एक्टिविटी बोला गया है। ठीक है कि 3 तरीके की हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। देश के अंदर सारी एक्टिविटी इनके अंडर ही आती है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? प्रोडक्शन वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का मतलब कि आप लोग यहाँ पर प्रोसेसिंग करते हो, किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हो। कौन करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी? सर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब फर्म्स या फिर प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, वो लोग करेंगे ये काम प्रोडक्शन का। ये काम करेंगे, बदले में इनको पैसा मिलेगा। सर जो देखो ये ना एक्टिविटीज अब एक लिंक से जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं? जब प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सर इकोनॉमी में उस प्रोडक्शन की डिमांड होगी, यानी कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन सेक्टर इज कंज्यूम्ड। यानी मैं कह सकता हूं कि कंजम्पशन सेक्टर इज द बेस ऑफ व्हाट? सर बेस ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर। कि अगर कंज्यूमर सेक्टर डिमांड ही नहीं करेगा, कंजम्पशन सेक्टर डिमांड ही नहीं करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, तो प्रोडक्शन सेक्टर बनाएगा क्या भाई? यानी कि कंजम्पशन एक्टिविटी है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। फाइनली हमारे पास एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कह रहे हैं इन 4 चीजों से मिलके ही पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है, या इन 4 चीजों से ही किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। लैंड की बात कर रहे हैं, हमें चाहिए होता है लैंड, लेबर की सर्विसेज, कैपिटल का मतलब पैसा, एंटरप्रेन्योर का मतलब कि हमें उसकी सर्विसेज चाहिए होती है पर्सन की। तो इन चारों को इनकी सर्विसेज के बदले प्रोडक्शन होगा, तो ये सर्विसेज के बदले पैसा लेंगे। सर क्या क्या लेंगे? ध्यान से सुनना। लैंड के बदले ये लोग मांगेंगे सर हमें रेंट दे दो। लेबर के बदले मांगेंगे सर हमें या तो वेजेस या फिर सैलरी दे दो। कैपिटल के बदले हमें देना पड़ सकता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप भाई मांगेगा प्रॉफिट। यानी ये हमें इन लोगों को रिटर्न्स देने पड़ेंगे। अब ये रिटर्न्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ये हम लोगों को कैसे फैक्टर इनकम्स को, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुए, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दिस वी विल स्टडी इन द फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थी हमारे पास 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ और बुक्स हैं जिसके अंदर ना 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटी गिवन होती है। कौन कौन सी है? एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट में हम लोग कैपिटल एसेट यानी प्लांट एंड मशीनरीज, बिल्डिंग्स, इनका जनरेशन करते हैं। ठीक है। एक होती है हमारे पास एक्सचेंज। एक्सचेंज की इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी हम लोग सेल एंड परचेज करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ बुक्स में गिवन है, वैसे जो मेनली आपकी 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी ये हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। ये थी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें से ध्यान से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फिर हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इसके लिए कोई प्रॉफिट मेकिंग हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी दीज आर कंडक्टेड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। सर ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं की जाती, तो फिर ये क्यों की जाती हैं? सर ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं की जाती, ये की जाती है मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल पीस के लिए। कुछ एग्जांपल्स दो ना सर इसके। ये एक्टिविटी की जाती है किस लिए? ध्यान से सुनना। सर ये एक्टिविटी की जाती है मेंटल पीस के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटी आ सकती है? ठीक है सर, हम लोगों ने डोनेशन कर दी, चैरिटेबल कोई काम कर दिया, ऑर्फनेज में पैसा दिया है, ओल्ड एज होम्स में हमने हेल्प कर दी, हम मंदिर जाके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमें पास करवा देना। हम किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। यानी वो सारी एक्टिविटीज जो की जा रही हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, फॉर द रिलीजियस पर्पस, फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन, उनको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे पास 2 तरीके की एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
पेपर में 1 to 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से पढ़ के जाना। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 11th क्लास के अंदर एक देखो, अब 11th में आ गए हो, 10th क्लास के बच्चे नहीं हो, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है आपके आंसर की। तो प्रेजेंट कैसे करके आना है, अगर इसका डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में देके आओगे, जिसके अंदर आप पहला कॉलम बनाओगे बेसिस का, यानी बेसिस ऑफ डिफरेंस की किस बेस पे आप डिफरेंस दे रहे हो। बेसिस का इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, 3 कॉलम टोटल बनेंगे हमारे। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। हाँ बच्चों, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सर डेफिनेशन तो अभी अभी हमने पढ़ ली थी ना, जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी। नहीं बेटा, वो डेफिनेशन तो ठीक थी, वो ना एक जनरल डेफिनेशन थी, बट ना कुछ महान इकोनॉमिक्स हुए जिन लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, तो हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। पेपर के अंदर 1 नंबर के आसपास की आती है, इसके ऊपर की नहीं आती है, बट हाँ कुछ स्कूलों में तो करवाते भी नहीं है, पर हाँ एक बार नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, तो लगा लो 5 मिनट, क्या जाता है। तो हमारे पास ना 4 तरीके के इकोनॉमिक्स हुए जिन लोगों ने डेफिनेशन दी। पहले थे एडम स्मिथ, इन लोगों ने इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी, इन्होंने दी। फिर हुए हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल ने एक डेफिनेशन दी। एल्फ्रेड मार्शल के बाद आए हमारे पास लियोनेल रॉबिन्स, रॉबिन्स ने एक डेफिनेशन दी। और फाइनली हमारे पास आए फिर एक पॉल ए सैमुअल्सन। यानी ये हमारे पास 4 लोग आए जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स की अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दी। ध्यान से समझना, आप लोगों को लर्न हो जाएगी डेफिनेशन, इतने तरीके से कराऊंगा मैं यहाँ पर आपको। एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वेल्थ। सर वेल्थ का मतलब क्या होता है? देखो, वेल्थ सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले आता है पैसा, बट इनका मतलब वेल्थ का मतलब पैसा नहीं था। इनका कहना था वेल्थ का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, यानी जो इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अच्छे से कर सकती है वो वेल्दी इकोनॉमी है। इनका कहने का मतलब ये था। ध्यान से सुनना, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का मतलब कि जिस इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, यानी प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा है, वो एक अच्छी इकोनॉमी है, ऐसा इनका कहना था। फिर हमारे पास है एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने पढ़ा देखो गुड्स एंड सर्विसेज होना जरूरी है, बट ना इकोनॉमी को पढ़ने के लिए हम लोगों को वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वेलफेयर ऑफ हुम? वेलफेयर ऑफ पीपल लिविंग इन द इकोनॉमी, यानी जो लोग उस देश में उस इकोनॉमी में रह रहे हैं उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन लोगों ने बोला कि इकोनॉमी का मतलब है, इकोनॉमिक्स का मतलब है वेलफेयर का ध्यान रखना। फिर लियोनेल रॉबिन्स ने बोला कि सर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। सर ये वाली डेफिनेशन तो हम लोगों ने सेम टू सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में। बिल्कुल पढ़ी है बेटा, वही वाली है। ध्यान से देखो, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोगों को इन्होंने जो डेफिनेशन दी, ये पॉल ए सैमुअल्सन ने, इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन दी ग्रोथ की डेफिनेशन, यानी इकोनॉमिक्स का मतलब है ग्रोथ। तो हमारे पास ये 4 तरीके की डेफिनेशन आई। सर इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पहली डेफिनेशन, एडम स्मिथ ने बोला कि सर इकोनॉमिक्स का मतलब है कि वेल्थ, वेल्थ का मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी कितना अच्छा प्रोड्यूस कर सकती है, आपकी इकोनॉमी रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज करके प्रोडक्शन कर सकती है। प्रोडक्शन से मतलब था वेल्थ, तो इनका ये मतलब था इकोनॉमिक्स को समझाने का। इनका जो ईरा था जब ये आए थे, इन्होंने सब कुछ बताया, वो ना 17th सेंचुरी के आसपास था। आपके बुक्स में इनके एग्जैक्ट ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ भी गिवन होंगे, आप देख सकते हो। 17th सेंचुरी के बाद ये के आसपास ये आए। 18th सेंचुरी के आसपास हमें देखने को मिले एल्फ्रेड मार्शल। देखो क्या हुआ, अब ना ये लिंक में है सारे डेफिनेशन। ये आए हमारे पास 19th सेंचुरी में और ये भी 20th सेंचुरी के आसपास ही। इनका 2008 के आसपास इनका जो डेथ ईयर है ए सैमुअल्सन का। तो देखो इस तरीके से सीक्वेंस चला, यानी पहले तो यही थे, फर्स्ट ये आए। इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं वेल्थ। फिर इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में वेल्थ तो पढ़ो, यानी प्रोडक्शन तो करो, बट ना क्या हुआ कि देखो ये 17th सेंचुरी थी, इकोनॉमी में यानी दुनिया में लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम रही होगी। आज 800 करोड़ के आसपास लोग हैं, उस समय शायद 800 करोड़ ना रहे होंगे, 300-400 करोड़ के आसपास के लोग होंगे। ठीक है, 300-400 करोड़ के लोग, और उस समय रिसोर्सेज जो रहे होंगे अबेंडेंस में रहे होंगे, न्यू टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई होगी। इसीलिए इनको लगा कि यार इकोनॉमी का मतलब तो वही है कि जो देश अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता है, तो इसलिए इन्होंने वेल्थ बोल दिया। फिर इनके टाइम पे ना थोड़ी पॉपुलेशन अप हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों की नीड्स बन गई।
अब लोगों को वैसी चीजें चाहिए थी जो उनकी डिमांड को, जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए इन्होंने अपनी डेफिनेशन को मोल्ड कर दिया वेलफेयर की तरफ, यानी ये डेफिनेशन यहाँ का एक्सटेंशन ही है। यानी इन्होंने बोला गुड्स एंड सर्विसेज तो बनाओ बेटा, पर वैसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ जिनसे लोगों का वेलफेयर भी हो। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था गन्स एंड बटर्स का। गन्स होते हैं हमारे डिफेंस गुड्स, बटर होता है हमारा कंज्यूमर गुड। तो सारे के सारे डिफेंस गुड्स ही मत बना दो, कंज्यूमर गुड्स भी बनाओ ताकि लोगों का वेलफेयर भी हो। फिर इनके डेफिनेशन के एक्सटेंशन में आई स्कार्सिटी की डेफिनेशन। 19वीं सेंचुरी में पॉपुलेशन और अप हो चुकी है, पॉपुलेशन और बढ़ने के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ही अच्छे से इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, जिसकी वजह से अब क्या प्रॉब्लम आ गई कि रिसोर्सेज जो अबेंडेंस में थे यहाँ पे, वो रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पे आ गए। यानी अब पता लग गया कि भाई रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। यानी अब हमें पता लग गया कि रिसोर्सेज स्केयर है। स्केयर का मतलब अब इन लोगों को पता लग गया कि रिसोर्सेज को अगर सही तरीके से यूज नहीं किया तो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यानी इन लोगों ने इकोनॉमिक्स की स्टडी करी इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, बोला कि हमें स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्या थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ सकती है, जिसके 3 रीजन थे। एक तो था लिमिटेड रिसोर्सेस यानी कि स्कार्सिटी, सेकंड रीजन क्या था? अनलिमिटेड डिमांड या वांट्स, और थर्ड रीजन क्या था? थर्ड रीजन था सर हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी ये थे हमारे पास कुछ रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 3 रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी के अंदर में पड़ा। फिर फाइनली जब और भी 20वीं सेंचुरी आई, पॉपुलेशन बूम पे थी, लोगों के पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लोग बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन कर रहे हैं। तो पर इससे क्या हो रहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो खत्म हो रहे थे, एक्सटेंट हो रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि अब ना हम गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे यूज करें कि आने वाली जनरेशंस को भी प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज मिलते रहें। इसीलिए इनकी डेफिनेशन ग्रोथ डेफिनेशन थी कि ग्रो करना है हमने इस तरीके से कि फ्यूचर जनरेशंस को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सर ये कॉन्सेप्ट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट कि हम लोग फ्यूचर की नीड्स को सेक्रीफाइस किए बिना प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करें। तो ये 4 डेफिनेशन आई हमारे पास जो कि एक सीक्वेंस में ही चलती हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ साथ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी मॉडिफाई होती रही हैं। आई होप सो आपको यहां तक का काम समझ आया है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच है, आपको मिल जाएंगे, शांति से पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप लोगों के पास जो रिस्पेक्टिव बुक्स है वहां से ही पढ़ोगे, समझ आएगा। नोट्स भी आपको नीचे से मिल जाएंगे, रेफर करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। होप सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर का और आएगा। आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। होप सो सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं। बहुत ही जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।